अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर और आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज़ की एक और बेहतरीन पॉडकास्ट। हमेशा की तरह आज के गेस्ट भी बहुत ख़ास हैं, लेकिन आज का शो हमारे बाकी शोज से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि अमूमी तौर पर आप देखते हैं हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होता है, लेकिन आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। वो दो गेस्ट कौन हैं और वो आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करने का अज़म दे सकते हैं, वो सब कुछ देखने के लिए आपको हमारे शो के साथ जुड़े रहना होगा। लेकिन आपको बताते चलें, सबसे पहले तो हमारे शो में आपने अक्सर देखा होगा MD TDCP आसिम रज़ा साहब अक्सर हमारे शो की जीनत बनते हैं और उनकी जो खिदमात हैं एज़ अ ब्यूरोक्रेट, एज़ CSP अफसर, वो तो हम अक्सर ही जानते रहते हैं और देखते भी रहते हैं। लेकिन एज़ अ CSS मेंटर उनके बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, उनके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में CSP अफसर होने के साथ साथ बहुत सी और गवर्नमेंट के इदारों में, सरकारी इदारों में अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। इसी तरह की एक खूबसूरत सी मिसाल आज हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ यहाँ पर हमारे शो में मौजूद हैं, आपको उनसे मिलवाएंगे। हमारे साथ मोहसिन खालिद बट मौजूद हैं, जिन्होंने मजमूई तौर पर ओवरऑल CSS में सेकंड पोजीशन सिक्योर की है 2025 के CSS के इम्तहानात में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी आंखों की बिनाई तो कम है, लेकिन उसने अपने दिल और दिमाग की बिनाई को कम बिल्कुल नहीं होने दिया, और उसमें उसका साथ दिया उसके मेंटोर ने, उसके टीचर्स ने, और उनमें से एक बहुत अहम आसिम रज़ा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करते हैं और आज के शो में जानेंगे कि कैसे इन्होंने इस इम्तहान को पास किया, ना सिर्फ पास किया बल्कि हाईएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट होने का भी एजाज़ अपने नाम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे शो पर आए और खुशामदीद आप दोनों को ही, एंड इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। आसिम रज़ा साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, आपकी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी दैट यू हैव अचीव्ड अनदर सच अ बिग थिंग। व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट दैट? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला के। पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन लेना हर एक एस्पायरेंट का जो CSS की दौड़ में जाता है उसका ख्वाब होता है। मैं खुद नहीं ले सका था 2009 में, टॉप 3 पोजीशन में मैं नहीं था। और फिर उसके बाद एज मेंटोर, एज उस्ताद जब आप देखते हैं और कि आपके बच्चे ने वो पोजीशन ली, और जब इसने फ़ोन के ऊपर मुझे बताया तो मुझे 30 सेकंड लगे इस चीज़ को अब्जॉर्ब करने में कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर करम किया। तो बड़ा ब्लेस्ड जी, मतलब ये यूँ समझ लें उस्ताद और बाप ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे आगे निकले। बिल्कुल ऐसा ही है, She always wanted it. बिल्कुल ऐसा ही है। मोहसिन, इस मोमेंट की तो हम बात करेंगे कि जब आपने सर आसिम को कॉल की आपकी क्या फीलिंग्स थी, लेकिन मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूवर्स को अपनी इनिशियल जर्नी के बारे में भी बताएं। आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, उसके बाद कैसे आप CSS के इस मैदान में आए, सर ने आपको इंस्पायर किया या फिर आपका इरादा पहले से ही था और फिर सर की आपको मदद मिली, क्या हुआ? हमें सब स्टोरी जाननी है इस वक्त हमें। अगर मैं ब्रीफली एक ओवरव्यू दूँ तो मैंने अपनी स्कूल लाइफ इन जनरल कैंडिडेट की तरह, स्टूडेंट की तरह स्टार्ट किया। आई एम फ्रॉम गुजरावाला, तो सही कामों की, और जैसे मेरे साथ वाले फेलो बच्चे से के भी एक निजी स्कूल था, और आई वाज अराउंड एज ऑफ 5 or 6 जनरल कैंडिडेट से पढ़ रहा था। देन आई वाज डायग्नोज्ड विद ग्लोकोमा, आईसाइट का इशू आया। मुझे अपनी एजुकेशन 4-5 साल के लिए डिसकंटिन्यू करनी पड़ी ड्यू टू मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल के विजिट और ये चीज़ें। ओके। इन 4-5 साल में स्टडीज़ नहीं हो पाई, और डॉक्टर्स का भी कहना था कि अभी आप, क्योंकि आईज ट्रीटमेंट चल रहा, तो आप लिखने पढ़ने के कामों से दूर रखिए। और फिर इस पीरियड में मेरे पेरेंट्स को पता चला कि स्पेशल एजुकेशन भी एग्जिस्ट करते हैं, और मुझे एडमिशन वहाँ पे दिलवाया गया कि मैंने अगेन अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया और ब्रेल लैंग्वेज सीखी। 8th क्लास तक मैंने लाहौर में स्पेशल एजुकेशन में ब्रेल लैंग्वेज सीखी। देन आई स्विच टूवर्ड जनरल एजुकेशन। ओके। आम स्टूडेंट्स के साथ मैंने मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में अपने स्टडी। अच्छा, बिल्कुल आम स्टूडेंट्स के साथ आपने किया, आपने स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ नहीं किया ये, मतलब मुकाबले आपने सारे जो हैं वो आम लोगों के साथ पूरे मुकाबले पर रहे हैं आप, ऐसे ही है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एट द एंड हमें मार्केट में ही आना है, करियर अपना लोगों के साथ शुरू करना है, डील लोगों के साथ करना है, तो वो इंक्लूसिविटी इंश्योर करने के लिए मैंने ब्रेल लैंग्वेज सीख के फिर मैंने कहा नहीं, अब स्विच करते हैं। और जनरल एजुकेशन में आम बच्चों के साथ कम्पीट किया, पढ़ा उनके साथ। सिर्फ लर्निंग का मेथड एक डिफरेंट होता था, सिलेबस मटेरियल वो तो सब सेम होता था।
देन इंटरमीडिएट के बाद मैंने एडमिशन लिया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में, GCU में, इन इंग्लिश लिटरेचर। मेरा ऑनर्स वहाँ से था। और कंपेटिटिव एग्ज़ाम का जो ख्वाब था, जो ड्रीम था, वो स्कूल लाइफ से ही था। अच्छा, क्योंकि जो चैलेंज तो कोई मूवीज देखी थी, किसी से सुना था, फैमिली में कोई था? कोई तो होता है ना जो इंस्पायर करता है। फैमिली में कोई नहीं था। अच्छा। और चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आज से अगर 15-16 साल पहले की बात करें तो मैडम साइमा सलीम थी फ्रॉम स्पेशल कम्युनिटी। वो फर्स्ट सिविल सर्वेंट थी। अच्छा। उनकी स्टोरी और जर्नी हमने सुनी, दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस कि अगर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। और सिविल सर्विसेज के थ्रू मुझे ये नज़र आ रहा था कि हम अपने चैलेंजेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ये तो आपने बहुत अच्छी सोच रखी है। और आपकी इस जर्नी की जो वो कह रहे हैं ना, एक जो एक्सप्रेशंस हैं वो तो अभी हम आपसे फिर जानेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ आसिम साहब को भी हम कॉन्वर्सेशन में ऐड करें। आपने कैसे CSS की जर्नी स्टार्ट की थी? आपको किसी ने इंस्पायर किया था? क्योंकि अभी आपका स्टूडेंट भी आपके साथ मौजूद है। मैंने तो डांट खाई थी। अच्छा, आपको डांट खाने पर आपने मोटरवे पुलिस का वो एक लंबी स्टोरी है, किसी दिन लहदा बैठ के आपको उसको सुनाई, ऑन कैमरा सुनाएंगे। मतलब एक आध जगह पे मैंने शेयर भी की हुई है। बेसिकली किसी सीनियर के कुछ रिमार्क्स थे, आई वाज सर्विंग इन मोटरवे पुलिस, जिनकी वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिली। और वो सीनियर ने वो रिमार्क्स अजरा मजाक दिए उन्होंने। और मैंने डिसाइड किया कि जी मुझे CSS ही करना है। और फिर जब मैंने तैयारी शुरू कर दी और सफ़र चलता रहा, फिर पेपरों से पहले की छुट्टी लेने का टाइम आता है। और छुट्टी लेने के लिए मैंने दरख्वास्त दी तो मुझे बुलाया उसी सीनियर थे हमारे, छुट्टी उन्होंने देनी थी। उन्होंने पूछा कि यार पहले तो तेरा कभी प्लान नहीं बना CSS का। अच्छा। अब आखिरी तुम्हारा उम्र का आखिरी साल है, तो अब क्या हुआ उम्र का आखिरी साल कि आप CSS की तरफ आ गए? तो बड़ा कैंडिडली मैंने कहा कि मैंने अब भी नहीं CSS का इम्तिहान देना था। आपने फलां टाइम पे फलां बात की थी, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। दिस इज द रीजन कि मैं आया। अच्छा, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, इतना बड़ा ज़र्फ है उनका। आई वाज स्टैंडिंग एट द मोमेंट, नॉर्म पुलिस के यही होते हैं कि जो सीनियर है वो बैठा हुआ होता है, जूनियर खड़ा हुआ होता है। मेड में सिट, उन्होंने स्पेशल कुर्सी मंगवाई, मुझे बिठाया, केक पेस्ट्री मेरे लिए मंगवाई, चाय मंगवाई। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार अगर आपको ये बात बुरी लगी तो शायद मैंने इस अंदाज में की थी या ये मामला। तो फिर जितनी मैक्सिमम छुट्टी हो सकती थी वो उन्होंने दी। तो 3 माह की छुट्टी उससे पहले कभी भी नहीं मिलती थी। अच्छा। मोटरवे पुलिस के अंदर ना। तो उनका ये किरदार जो है, मुझे एक यूं समझ लें कि एक मोटिवेशन देने में एक इग्निशन मिला मुझे उनकी बात से भी, फिर सपोर्ट भी मिली, जाहिर है। अच्छा मोहसिन, अब आते हैं आपके CSS के पास होने वाले दिन पर। CSS की जर्नी के दौरान आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सर आसिम आपके टीचर थे, उनके अलावा और भी काफ़ी सारे उस्ताद रहे होंगे। क्या समझते हैं आप, हर टीचर का जो रोल है या CSS की जर्नी में किसी मेंटोर का होना कितना ज़रूरी है? मेंटोर का होना उतना ही के लिए ज़रूरी है जितना हमें किसी एड्रेस पे पहुंचने के लिए उसका जो रास्ता है उसका नॉलेज होना चाहिए। और बगैर राइट गाइडेंस के अगर हम खुद अटेम्प्ट लेते रहें या ट्रायल एंड हिट एक्सपेरिमेंट करें तो हम अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर किसी सीनियर की, किसी मेंटोर की, किसी उस्ताद की गाइडेंस मिले तो अपना वो तजर्बा 10, 15, 20 साल का वो आपको बड़े कम टाइम में दे देता है और आप अपना टाइम भी सेव करते हैं। दुनिया के हर काम की तरह जी। कोई आपने इवन अगर आपने साइकिल भी चलाना सीखना है या ड्राइविंग भी सीखनी है, कोई अगर आपको हेल्प करने वाला है, बताने वाला है, समझाने वाला है तो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। जिस तरह भी आपकी तरफ आना, तो जो बड़ी उन्होंने पर्टिनेंट मिसाल दी, हमने सिंपल गूगल लोकेशन खोली हुई थी, गूगल वाज मेंटोर। उसने बताया इधर चलो, दाएं मोड़ो, बाएं मोड़ो, हम सीधा आपके पास आ गए। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये ना होता पहुंच फिर भी जाते, लेकिन ज़ाहिर है कि सफर मुश्किल होता, पूछना पड़ता, रुकना पड़ता, चीज़ें डिले हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, CSS के हवाले से आसिम साहब, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हर साल सिर्फ 1, 2 या 3% तक जो है रिजल्ट आता है, बाकी सारे बच्चे जो है वो मायूस हो जाते हैं और CSS की तैयारी में उनका वक्त भी बहुत सारा लगता है। और जाहिर है उसके साथ साथ आपको एक ऑल इन वन में आपको मतलब हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, यू कांट मिस आउट ऑन एनीथिंग।
तो आप क्या समझते हैं कि CSS की तैयारी करने से क्या बच्चों की पर्सनालिटी में, स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी में कोई चेंज आता है, उनकी ओवरऑल लाइफ में कोई चेंज आता है, या फिर ये इसी तरह से है कि बस जिनकी किस्मत में था वो 1-2% ही जीत जाएंगे, बाकी सब बैठे रहेंगे? अच्छा, मैं 3-4 चीज़ें इसमें बता दूं। पहले सीधा सीधा देखें तो ऐसा ही लगता है कि कोई 2%, 2.5% या 3% इसका जो है वो पासिंग रेशो है। मगर अगर आप देखिए ना, तो जो 30,000 बच्चा CSS की दौड़ में दौड़ता है, उसमें से कोई मे बी 24,000 या 25,000 तो शायद वो हैं जो CSS की मिशन के लिए सीरियस ही नहीं होते, या उनका CSS होना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो CSS कर नहीं रहे होते। अगर मैं आपको मिसालों से बताना शुरू करूं, वो सिर्फ दूसरों को बताने के लिए उन्होंने CSS के लगाया हुआ था, क्या कर रहे हो, हाँ जी मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, सिर्फ ये। वो नहीं कर रहे, उनका कोई CSS से लेना देना नहीं है। अच्छा, फिर बहुत सारे वो हैं जिनको ये पता होता है कि हमने इस दफा नहीं होना, वो सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, वो आके जिस तरह रेट पूछने वाला साहब नहीं होता, विंडो शॉपिंग किस तरह होती है ना, तो उन्होंने सिर्फ पहली ट्राई लेनी होती है और देखना होता है कि CSS के बीच में दरअसल क्या होता है। ओके। अच्छा, वो निकल गए बहुत सारे बच्चे। फिर वो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गाड़ी लेने चले जाते हैं, जेब में पैसा लेके नहीं जाते, यानी कि CSS के लिए आ गए हैं, लेकिन CSS के लिए जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है उतनी मेहनत उनके पास है ही नहीं, तो वो भी आपके सीरीज बाहर है ही नहीं। बिल्कुल। तो घूम फिर के जो कंपटीशन है वो कोई 1,000-1,500 या यूं समझ ले 2,000 लोगों के बीच में हो रहा यानी होता है। एक्चुअल कंपटीशन होता ही बहुत सब लोगों लिमिटेड के है। लिए, जो सीरीज एस्पायरेंट है, जो असल में घोड़े हैं जिन्होंने इस मैदान में जो है वो दौड़ना है, बाकी तो सीरियस ही नहीं थे, बाकियों ने तो उस तरीके से मेहनत ही नहीं की कि उनको हम ये भी कहें कि वो प्रॉपर एस्पायरेंट हैं। तो उस तराजुर में देखें तो इतना रिजल्ट ये मायूस कुन नहीं, ये पहली बात होगी। दूसरी चीज़ ये है कि CSS की तैयारी कर ले। मैं 2009 से जब से खुद CSS किया है, मैं CSS की टीचिंग कर रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट है। शाम को 45 मिनट का लेक्चर देना, CSS के बच्चों से बात करना, उनको रहनुमाई देना, शाम का रात का सोने से पहले का 1 आध घंटा उनके लिए रखना, मेरी ज़िंदगी का पार्ट है। 17 साल हो गए जी, 2026 तक। मैं बिल्कुल आपको ये वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा या बच्ची CSS की तैयारी ईमानदारी के साथ कर ले, ईमानदारी के साथ, तो फिर वो अपनी रोजी रोटी की फिक्र से उसको चाहिए कि वो बरिजुमा हो जाए, कहीं ना कहीं उसका बंदोबस्त हो जाता है। हमारे जो बच्चे CSS नहीं कर सके, उन्होंने PMS किया, जो PMS नहीं कर सके उनको और कोई गवर्नमेंट जॉब मिली, मोहसिन को भी मिल गई थी। बिल्कुल ऐसे। मोहसिन जो है ये स्पेशल ब्रांच के बीच में अभी भी काम कर रहे हैं ना, तो इनको भी जॉब मिल गई थी CSS करने से पहले। और अच्छा, जिनको वो नहीं होता उनको ग्रेड 17 में की मिल जाएगी, FIA में, ISA में, कहीं और। अभी चंद दिन पहले मेरा एक बच्चा जो है वो कैप्टन डॉक्टर बन गया, MBBS का स्टूडेंट था, लेकिन उसने तैयारी हमसे की, चीज़ें बेहतर हुई, टेस्ट दिया, क्लियर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद में जो लोग प्राइवेट सेक्टर के बीच में जाते हैं और अगर उन्होंने CSS की तैयारी की होती है, वो आउट परफॉर्म करते हैं, वो चमकते हुए दूर से नजर आ जाते हैं। एग्जैक्टली। मैं एक मिसाल दे रहा होता हूँ कि मेरी सरगोदा की स्टूडेंट है, इस दफ़ा CSS की दोबारा अटैम्प्ट करनी, पहली अटैम्प्ट ली लेकिन उनका नहीं हो सका, नंबर बहुत अच्छा है लेकिन एक मजमून के बीच में रह गया। फिर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया, प्राइवेट सेक्टर के बीच में वो 3 प्रमोशनें ले चुकी हैं 2 साल के अंदर अंदर, और इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गई अल्लाह की बंदी, उसने कहा मैंने सादी CSS नहीं करना, यही चंगा। तो फिर दोबारा बेइज्जती कर करके उसको हम राह रास्त पे लाए। उसमें मोहसिन का भी किरदार है, मोहसिन की कामयाबी ने दोबारा इनको मोटिवेट किया। वो पढ़ाती भी है इनको, मोहसिन इनके बैच को एक सब्जेक्ट जो है ना, तो वो प्राइवेट सेक्टर में दूसरों से बहुत आगे। उसकी रीज़न क्या है, इवन अगर आपने अपना कारोबार भी करना है, आप अगर CSS की तैयारी में से गुजरे हैं तो ये आपके एनालिटिकल स्किल्स को बहुत ज़्यादा रिफाइन कर देगा, बर्निश कर देगा, पॉलिश कर देगा। आपको गुफ्तगू करने का एक तरीक़ेकार सिखा देगा, चीज़ों को प्रेजेंट करने का, उन्हें देखने का एक तरीक़ेकार सिखा देगा, और आप बाकी उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। बाकी सारी पढ़ाइयाँ एक तरफ जो आप 16 साल में करते हैं, ये 1 साल एक तरफ। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मोहसिन, अगर हम आपकी राय लें इस पर, अब जब हम बच्चों के घरों में देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं, टीचर्स को देखते हैं, तो अभी भी ये कॉन्सेप्ट बिल्ट नहीं हो सका कि हम बच्चों की करियर काउंसलिंग भी करें और बच्चे का रुझान जिस तरफ है उस तर्ज की पढ़ाई पर उसको अबूर हासिल करने दें। हमारा अभी भी यही है कॉन्सेप्ट, अभी भी हम सोचते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, CSP ऑफिसर, अब और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, AI इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बन जाएँ, इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब हम ट्रेंड्स पर चलते हैं आज तक। आप क्या समझते हैं, बीइंग अ स्पेशल स्टूडेंट इज वेल, क्योंकि आपके पास तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली बहुत सारी हर्डल्स भी रही होंगी आपकी पढ़ाई के दौरान, क्या समझते हैं आप, क्या इम्प्रोवाइजेशंस आ सकती हैं हमारे सिस्टम में, इन द एजुकेशन सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ करियर काउंसलिंग?
एब्सोल्युटली, मैं ये समझता हूँ कि जैसे हम स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, उनको करियर ऑप्शंस बताते हैं, पेरेंट्स को भी ये एक्सपोजर मिलना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को गाइड कर सकें। अक्सर बच्चे कोई फील्ड ऑप्ट करते हैं या फॉलो कर रहे होते हैं पेरेंट्स के प्रेशर में, उनका अपना दिल नहीं कर रहा होता, ऐसे ही और समटाइम किसी एक फील्ड की हाइप ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, AI, इंटरनेट, स्टूडेंट्स खुद भी एक्सप्लोर करें और पेरेंट्स भी उन्हें कहीं चॉइस दें कि आपका जो माइंड है, इंटरेस्ट है या आपका दिल जिस फील्ड में ज़्यादा कर रहा है और जिसका फ्यूचर स्कोप भी अच्छा है। ये 2-3 पैरामीटर्स हैं। एक आपकी सेल्फ इंटरेस्ट या एक कैंडिडेट, स्टूडेंट, बच्चा जिसकी अपनी इंटरेस्ट हो, फील्ड का स्कोप हो, रिलायबल हो, और उसका लॉन्ग टर्म कह लें कि आपको ब्रॉड स्कोप नजर आए कि फ्यूचर में अब इसका टाइम आएगा। जैसे अगर हम AI की बात करें, और अगर स्पेशल कैंडिडेट्स की बात करें तो मैं प्राइवेट सेक्टर में स्पेशल कैंडिडेट्स की, स्टूडेंट्स की जो इंक्लूजन है, मैं इसको बहुत ज़्यादा एडवोकेट करता हूँ, और स्पेस भी है, और ये कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स काम कर भी सकते हैं अगर उन कॉरपोरेशंस को और इन स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज किया जाए टेक्नोलॉजी के साथ। ये स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, AI, स्पीकिंग सॉफ्टवेयर, बहुत से ऐसे फील्ड हैं जो अभी तक वेकेंट है, यहाँ पे काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज भी पास किए हुए हैं जिनमें इन कॉरपोरेशंस को, डिफरेंट कंपनीज को ये डायरेक्शंस हैं कि आप 2-3% एम्प्लॉयज़ में से स्पेशल एम्प्लॉयज़ को भी आप अकोमोडेट करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मेरी अप्रोच इसके हवाले से थोड़ी डिफरेंट है। सवाल बेसिकली ये है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोफेशन की चॉइस है, किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। समरी अगर मैं कहूँ तो ये है। अच्छा, इसमें हमारी, मेरे ख्याल में जो अप्रोच है ना, वो आज तक उल्टी है। मसलन ये कि एक फ़र्द ये फैसला करता है, एक फ़र्द जो बचपन से चल रहा होता है कि उसे किस फील्ड के बीच में जाना है, या उसके वालिदैन ये देख रहे होते हैं कि हमने अपने बच्चे को कहाँ भेजना है, किधर से। मेरे ख्याल में ये फैसला सिस्टम को करना चाहिए। अच्छा। कि ये बच्चा किस फील्ड के लिए सूटेबल है। देखिए ना, तालीमी निज़ाम के बीच में आप डॉक्टर हैं, मैं एज पेशेंट फर्ज करें आपके पास आ जाता हूँ, तो ये आपने डिसाइड करना है ना कि मेरा ट्रीटमेंट किस तरीके से बेहतर हो सकता है और मुझे क्या चीज़ सूट करेगी। एक बच्चे को जब हम तालीमी निज़ाम के बीच में ढाल देते हैं, वो 1 साल गुजारा, 2 गुजारे, 3 गुजारे, 4, 5, 6, 7, 8, इस 8-9 साल के पीरियड में उसके तमाम जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी जो वीकनेसेस हैं, वो टोटल खुल के सामने आ चुकी होती हैं। अगर हम उसको प्रॉपरली रीड करना चाहें और फिल्टर करना चाहें, बिल्कुल वहां से करियर डिसाइड होना चाहिए। वहां से जो लोग उसको मैप कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं कि बच्चा क्या क्या था, उन्हें उसकी स्किल्स की बुनियाद पर, उसकी एप्टीट्यूड की बुनियाद पर, उसकी स्ट्रेंथ्स की बुनियाद पर उसको मुख्तलिफ फील्ड्स जो है ऑफर करनी चाहिए कि आपके लिए ये फील्ड हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, और फिर उसकी तरफ उसको जो है वो लेके जाना चाहिए। यानी हमारे सिस्टम को एक्चुअली, हम तो जी कभी रोजी रोटी की सोच से आगे गए ही नहीं ना कि वो पढ़ लो जिससे हमें नौकरी मिल जाए। एग्जैक्टली। हालांकि चीज तो दूसरी है कि सिस्टम के बीच में आपने एक ऐसे एक नए फर्द को लेकर आना है और वो फर्द यूजफुल होना चाहिए। तो सिस्टम को खुद डिसाइड करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए एटलीस्ट, अगर उसने डिसाइड नहीं करना, कि जो बच्चा है उसका करियर जो है वो चूज किया जा सके जिसके लिए वो बना हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आसिम साहब, आपको अगर मैं एज अ टीचर, आप जैसे करियर काउंसलिंग पर आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, एंड आई थिंक दैट शुड बी अप्रिशिएटेड एज वेल, लेकिन आपने अपने बाकी स्टूडेंट्स में और मोहसिन में ऐसी कौन सी, वो कह लें कि वो आपने देखा कि ही इज़ द वन जो यहाँ तक आ सकते हैं, क्या स्पेशल था मोहसिन में? क्योंकि हमारे टीचर्स को तो नॉर्मली पता ही नहीं होता, ये काम तो बुनियादी तौर पे टीचिंग सिस्टम या टीचर्स का है कि किस करियर पाथ पे बच्चों को चलना चाहिए, जिसको आप एडवोकेट भी कर रहे हैं। तो आपने एज अ टीचर क्या देखा मोहसिन? देखिए, जो एक उस्ताद होता है ना, ये बेसिकली रेवड़ के आगे चलने वाले चरवाहे की तरह होता है, और वो जितने भी बच्चे इसके साथ होते हैं ना, वो मेमने की तरह उसके पीछे 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 जो है वो चल रहे होते हैं। पहली बात तो ये है कि उसको सारों से एक ही जैसी मोहब्बत होती है। वो सारों के लिए ये चाह रहा होता है कि वो अपनी मंजिल मकसूद तक जो है वो पहुंच जाए। अच्छा, लेकिन सारे बच्चे उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जिस तक मोहसिन पहुंच गया। अच्छा, वैसे मैं भूल ना जाऊं, इस इम्तिहान में जी मेरे 6 बच्चे जो हैं टोटल अल्हम्दुलिल्लाह वो एलोकेट हुए। एलोकेट का मतलब है कि उनको सीटें मिल गई, पोजीशंस मिल गई। और उसामा, ये दूसरे पे मोहसिन आए, 15वीं पोजीशन उसामा को मिली।
वो भी PS में गए, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जिनका ग्रुप है। 28वीं समिया को मिली, वो भी गए इन्हीं के साथ ही। फिर उसके बाद में महरजाद कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप में गए। एक बच्ची ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में आई और एक बच्ची कस्टम में आई। तो टोटल 6 बच्चे जो हैं वो हुए। मैंने जिक्र इसलिए कर दिया क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में मुझे लगा कि मास्टर सानू भूल गया जरा सेकंड आया नाल वाले। अच्छा, हम पीछे रह गए। बहरहाल उस्ताद के लिए सारे सब बच्चे बराबर होते हैं, सब सारे जो हैं वो हैं। अच्छा, मोहसिन के अंदर कुछ चीज़ें अगर मैं फिगर आउट कर सकूं, और शायद इसका एनालिसिस बंदा तब करता है जब एक बच्चे को देखता है कि वो मंजिल तक पहुंच गया। मसलन कि मैं मोहसिन के मैसेजेस खोलूं, पूरी हिस्ट्री निकालूं कि मोहसिन में क्या खास था जो बाकी बच्चों में नहीं था। तो मोहसिन डिसिप्लिन ज्यादा था जी, बाकी तमाम बच्चों की निस्बत। मैं ये बात सारे एस्पायरेंट्स को जो मुझसे पढ़ रहे होते हैं, मैं उन्हें कह रहा होता हूँ कि यार CSS को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो। CSS शुड बी योर लाइफ। आपके उठने में, बैठने में, बोलने में, बात करने में ये CSS ही होना चाहिए। लेकिन शायद मोहसिन के तमाम चीज़ों में, उठने बैठने में ये चीज़ें शामिल थी। और ये इसका इजहार भी उसने तब किया जब इसी तरह किसी प्रोग्राम में पास होने के बाद, यानी रिजल्ट आने के बाद मेरे साथ बैठा हुआ था, तो वहाँ पे उसने शेयर किया कि हम जब कॉमन गपशप के लिए भी जाते थे या वॉक कर रहे होते थे, तो तब भी हम उन अल्फाज को दोहरा रहे होते थे जो हमें क्लास के दौरान आसिम साहब ने जो है वो पढ़ाए हैं। तो एक मैटर ये हो गया। क्लासेस लेने में ये ओवर टास्किंग किया करता था, मतलब खुद शौक से ज्यादा टास्क लेता था। और वो टास्क CSS से रिलेटेड भी थे। मसलन ये कि मैंने कई रिसर्चों पे इसको लगाया हुआ था, स्पेशली शौक से करता था, अच्छा करता था। बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने के लिए इसको लगाया हुआ था जो क्लास के काम आता था। फिर बहुत सारे लेक्चर भी मैंने इससे दिलवाए, बहुत सारे एक्स्ट्रा एसेज इससे लिखवाए, क्योंकि शौक से करता था, अच्छा करता था। अच्छा, इसके अलावा मेरी शायरी भी पढ़ी है इसने, है मुझसे मेरी बहुत सारी जो मेरी शायरी है उसको तहतुल लफ्ज़ में पढ़ना, और वो मोहसिन ने बहुत सारी पढ़ के उसको वो मुझे भेजा करता था और सोशल मीडिया के ऊपर मैंने लगाया। बहुत अच्छा पढ़ता है। अच्छा। इसकी बहुत अच्छा, उर्दू में बहुत अच्छी मुशायरी पढ़ता है। और वो भी इसने पढ़ी। तो यानी कि मल्टीपल टास्किंग ये कर रहा होता था। टीचर के साथ होते नहीं कुछ बच्चे के इजाफी शौक से काम लेना, तो ये इस किस्म का ये बच्चा था। फिर ये कि जितने भी रास्ते में मजीद इम्तिहान आए, उसके बीच में भी अप्लाई करता रहा। इसने तहसीलदार के लिए भी अप्लाई किया, इसने ये ग्रेड 14 की जॉब जिसमें ये अभी काम कर रहा है उसके लिए भी अप्लाई किया, उसमें भी कामयाब हुआ। तो जहाँ कहीं इसको मुकाबला करने का मौका मिला, कंपटीशन करने का मौका मिला, ही वेंट फॉर इट। देन उसके बाद इसने सीखा क्रिटिसिज्म से भी, उस्ताद की डांट से भी, फीडबैक से भी। अगर मैंने कहा कि यार तूने अच्छा नहीं किया, तो उसने उसको समझने की कोशिश की और उसको इम्प्रूव करने की नेक्स्ट टाइम कोशिश की। इसके मैसेजेस में रिसेंटली सुन रहा था दोबारा, सारा कुछ उसको खुद एवेल्युएट करने के लिए ना, एज ए मेंटोर हम भी तो एवेल्युएट करते हैं ना कि जी एक तरह के नजर आने वाले बच्चों में इसमें क्या डिफरेंट था। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से बाकी बच्चों से मुख्तलिफ था। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मोहसिन, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जब CSS कर रहे थे, CSS की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान जाहिर है आप एक जगह पर आपने जॉब भी सिक्योर कर ली। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऐसी किसी जर्नी में जहाँ पे उन्हें पता नहीं है कि वो इसको अचीव कर सकते हैं या नहीं, रास्ते में अगर कोई छोटी सी भी चीज़ मिल जाती है तो वो उसके साथ जुड़ जाते हैं और अपनी मंजिल को भूल जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने CSS को किया भी, मुकम्मल भी किया, टॉप भी किया। यू आर ऑन द 2nd रैंक राइट नाउ। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे लोग जिन्हें अपनी मंजिल से पहले कुछ भी मिल जाता है, जो कह ले जिस पे थोड़ा बहुत वो गुजारा कर सकते हैं, वहाँ पे रुक जाना चाहिए या आगे बढ़ते रहना चाहिए? देखिए, अगर आपने गोल अपने एक सेट किया हुआ है, जो मैक्सिमम आपका पोटेंशियल है, अगर आप उसको अचीव कर सकते हैं, देन व्हाई शुड वी सेटल फॉर लेस। और ये हम डिस्कशन भी करते थे अपने फेलोज के साथ कि एंड गोल तो CSS है। ये जो करंटली अगर हम जॉब कर रहे हैं, इस पे हम सेटिस्फाइड नहीं रह सकते पूरी लाइफ। इस पे हमने कंप्लेसेंट नहीं होना। इसलिए वी नीड टू कंटिन्यू आवर एफर्ट एंड स्ट्रगल। पढ़ते रहना, स्टडी भी जारी रखनी है और टाइम मैनेज करना है। अभी ये जॉब है, अच्छी है, इससे हमें लर्निंग मिल रही है। ये लर्निंग हम उठा के इम्प्लीमेंट करके अपने नेक्स्ट जो मैक्सिमम हमारा गोल है उसमें अप्लाई करेंगे। बड़ी आपने दुरुस्त बात की। बाज़ औक़ात कोई चीज़ जल्दी मिल जाना, ये यूँ कुछ ना मिलना, अगर मैं इस तरह कहूँ कि बाज़ औक़ात एक बड़ी नेमत होती है। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात कुछ अता करके नवाजते हैं और बाज़ औक़ात महरूम रख के नवाजते हैं। बेशक। तो अगर आपको वक्ती तौर पे कुछ नहीं मिला तो एटलीस्ट आपके पास मोटिवेशन रहती है कि आपने जब वो कंटिन्यू करना है अपनी जर्नी को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी जो बहुत सारी अच्छी जगहों पे जा सकते हैं, उन्हें जाना चाहिए,
बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, उन्हें डॉक्टर ही रहना चाहिए, और कोई चीज़ अगर पहले मिल जाए तो उस पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मोहसिन, टीचर्स ने तो सपोर्ट किया, आपने खुद भी बहुत मेहनत की, पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? पेरेंट्स के अलावा फैमिली मेम्बर्स की अगर बात की जाए तो अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को CSS करते हुए सबसे ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ता है, तनकीद, नेगेटिविटी। जो आपके दोस्तों से इर्द गिर्द रिश्तेदार होते हैं वो आपको हर वक्त डीमोटिवेट कर रहे होते हैं कि ये कौन सा किसी का हो जाता है, तैयारियां तो सभी कर लेते हैं। तो ऐसी बातें आपने कितनी सुनी और कितनी इग्नोर की? कौन सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहा थ्रू आउट द जर्नी? पेरेंट्स का बहुत ही क्रूशल रोल होता है, एक बहुत अहम रोल होता है। एंड आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और इवन ये उनका मतलब कोई प्रेशर भी नहीं था कि क्या कर रहे हैं, उन्होंने लिबर्टी दी हुई थी मुझे कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप पढ़ाई पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग वेल। उन्हें ये ट्रस्ट था। फिर जो लोग नेगेटिव हैं उनसे वैसे ही मेंटली तौर पे ज़रा हम डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, एंड डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स ने डिस्टेंस मेंटेन करने दिया, क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला है कि आप अक्सर लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं लेकिन फैमिलीज को पेरेंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं अक्सर अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ से ज़्यादा। कुछ ऐसे रिश्ते हैं, रिलेटिव्स हैं जिनसे आप फिजिकल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर सकते, लेकिन मेंटल डिस्टेंस यानी कि उनकी बात को आप दिल पे ना लें, इग्नोर कर लें कि ठीक है इनको नहीं पता इनसाइड स्टोरी क्या है, इसकी इनसाइड क्या है, इनको डिटेल्स का नहीं पता, इनको मेरे जुनून का नहीं पता, इनको मेरे जज्बे का नहीं पता, जाहिर है। मेरे मकसद का नहीं पता, तो लोग तो बातें करेंगे, आप इग्नोर करें। बिल्कुल, बस इग्नोर करना है। आपका मंत्रा ये है दैट यू शुड इग्नोर एवरीवन अराउंड यू। देखिए कोई बात नहीं, सब अच्छे हैं, मतलब मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ जी। लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। देखिए ज़िंदगी के कलर्स है ना, आप किसी भी बाग के अंदर चले जाएं, उसमें एक फूल एक तरह का, दूसरा दूसरी तरह का, ये शेड्स ऑफ लाइफ हैं। अगर कोई इंसान कोई ऐसी बात कह रहा है जो हमें वक्ती तौर पे अच्छी नहीं लग रही, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब उसका वो सारा वो मुख्तलिफ है। कोई चीज़ अच्छी है बुरी नहीं है, मुख्तलिफ हो सकती है। अल्लाह मियाँ ने हर इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है, उसके सोचने का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ है। हम इस डाइवर्सिटी को बस रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम जितना पॉजिटिवली चीज़ों को ले सकते हैं दिल पे ना लें बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड समटाइम्स किसी का नेगेटिव कमेंट या ओपिनियन आपके लिए मोटिवेशन बन जाता है। बिल्कुल, कि सर अगर आसिम इज इसने- हियर टू हेल्प यू फॉर दैट। पर मैं बड़ा ओपनली the कह रहा living हूँ example of that. कि मैं बड़ा उसके ऊपर ये कह रहा हूँ कि मैं एहसानमंद हूँ। मैं दिल से एहसानमंद हूँ, ये नहीं कि मैं कोई डायलॉग फेंक रहा हूँ, मैं दिल से एहसानमंद हूँ एक उस बात का जो आई एम श्योर कि वो एक मजाक में की गई एक बात होगी, लेकिन उससे ज़ाहिर है एक ज़िंदगी को एक नया आगाज़ दे दिया, एक नया सफ़र शुरू करने का मुझे मौका मिला। बिल्कुल ऐसे ही है। और आखिर में जाहिर है आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए TDCP के बारे में बात ना की जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त MD के तौर पर आप उसको सर्व भी कर रहे हैं, पहले भी आपने टूरिज़्म डिपार्टमेंट में सर्व किया है, एक्सेप्शनल वर्क पहले भी था अब भी है। इस वक्त जो देखने वाले हैं नाजरीन हमारे, उनके लिए आप कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं रिकमेंड करेंगे और आगे कौन कौन से स्पॉट्स आने वाले हैं? क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि मरी के अलावा कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें इस बार समर वेकेशंस लोग गुजार सकते हैं। देखिए जी, मैं पहले तो ये कहूँगा कि टूरिज़्म के लिए हमें एक अलहदा से पूरा प्रोग्राम करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टूरिज़्म जिस तरह वो बाकी जगहों पे बहुत सारे काम कर रही है, CM साहबा का जो विजन है वो तो हर चीज़ को खुद देख रही है ना जी। टूरिज़्म भी उन्हीं शोबों में है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। मैडम मरीम औरंगज़ेब साहबा जो है वो खुद देखती हैं उसको एज मिनिस्टर, हमारी मिनिस्टर वो हैं। और पूरे पंजाब की जो यूं समझ लें कि डायनामिक्स हैं टूरिज़्म के वो बदल रहे हैं। 3-4 अंदाज में काम हो रहा है। तफसील से हम अलहदा बैठेंगे, प्रोग्राम स्पेसिफिकली इसके लिए करेंगे और बात करेंगे इंशाल्लाह। पहली डायमेंशन तो ये है कि पंजाब में टूरिज़्म की नई साइट्स बनाई जा रही हैं। यानी कि अगर पहले हम बात करते थे तो सिर्फ मरी था या शायद लाहौर था, तो अब पूरे पंजाब के अंदर बेशुमार साइट्स नई खोली जा रही हैं कि टूरिस्ट वहाँ पे जा सके। एक डायमेंशन ये हो गई। दूसरी ये है कि प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया जा रहा है और जो टूरिज़्म का ऑपरेशन है, यानी उन टूरिस्ट साइट्स का चलाने का जो मैकेनिज्म है उसको इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक लाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी जो डायमेंशन है बेसिकली वो है टूरिज़्म के बीच में
प्रोफेशनलिज्म इंजेक्ट करने की, कि टूरिज्म के अंदर दुरुस्त मानों में प्रोफेशनल लोग आए। उस पर हमारा इदारा इथम जो है वो भी काम कर रहा है, मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज लोगों को करवाए जा रहे हैं, वेटर का, हाउस कीपिंग का, ताकि ऐसे लोग जो वाकई इस सेक्टर को चला सकते हैं वो यहाँ पे आए। चौथे नंबर पे टूरिज्म के बीच में टूरिस्ट फैसिलिटेशन को फोकस किया जा रहा है। मैग्निफिसेंट पंजाब ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉन्च की, और पर्पस ये है कि आपकी हथेली के ऊपर पूरे पंजाब की टूरिस्ट साइट्स हों। आप कहीं कुछ जाना चाह रहे हैं, कोई साइट देखना चाह रहे हैं, कोई रिजॉर्ट बुक करना चाह रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जो है वो अवेलेबल हो जाए, यानी कि उसको कनेक्टिविटी जो है लोगों की बढ़ जाए। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट किया जा रहा है पंजाब के टूरिज्म की पोटेंशियल को सारी दुनिया के सामने, और उसके लिए बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं। जिस तरह रिसेंटली जीप रैली आपने देखी हमारी, वो हम करते ही हैं। रिसेंटली पंजाब की पहली टूरिज्म एक्सपो जो है वो की गई, जिसके मैडम मरीम औरंगजेब साहबा ने इफ्तिताह किया, और उसके बीच में हमने प्रोजेक्ट किया जो कुछ टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है, और जो मौके हैं इन्वेस्टमेंट के पूरे पंजाब के बीच में। तो ये 5, 6, 7 जगहों पर साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। और आखिरी बात कि टूरिज्म के ऊपर सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा मजे की बात ये है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर काम कर रहा है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर काम कर रहा है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर काम कर रहा है, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स भी इसके ऊपर जो है वो काम कर रही हैं। AC, DC, कमिश्नर सब मिलके टूरिज्म के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन। और जाने से पहले मोहसिन, मैं चाहूँगी आप हमारे देखने वालों के लिए जो CSS एस्पिरेंट्स हैं स्पेसिफिकली उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आप एस्पिरेंट हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपना मकसद आइडेंटिफाई करें कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। ये आपको इग्निशन देगा, मोटिवेशन देगा, कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये जो जर्नी है ये आपसे परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, एफर्ट, मेहनत डिमांड करती है, और ये मेहनत करने का जज्बा तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है। सेकेंडली, अपनी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ का इस जर्नी में ख्याल रखें, क्योंकि मेहनत आपको बहुत ज़्यादा इसमें करनी होती है, और राइट डायरेक्शन में मेहनत ज़रूरी है। और राइट डायरेक्शन के लिए आपको ज़रूर गाइडेंस एक्वायर करनी चाहिए, रिकमेंडेड जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और जैसे एक कहा भी जाता है कि विंडो शॉपिंग से बेहतर है कि आप टारगेटेड चीज़ों को देखें, एग्जैक्ट देखें, और राइट मेंटरशिप के साथ चीज़ों को करें, तो आपके लिए जर्नी आसान होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप क्या कहना चाहेंगे आसिम साहब, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई आखिरी पैगाम आपका? देखें, पैगाम ये है कि मोहसिन के बाद, मोहसिन की कहानी सुनने के बाद, मोहसिन की कामयाबी देखने के बाद अब किसी के लिए भी कोई जवाज़ नहीं रह जाता मेहनत ना करने का। अगर एक ऐसा बच्चा जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, एक ऐसा बच्चा जो आम बच्चों की तरह किताबों से चीज़ों को पढ़ ना सकता हो, जिसके लिए नोट्स बनाना, मटेरियल ढूंढना एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो, अगर वो इस इम्तिहान में पहली अटैम्प्ट में पाकिस्तान के अंदर दूसरी पोजीशन ले सकता है, तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, मैं अपने स्टूडेंट्स से, अपने बच्चों से जो प्रॉब्लम सुनता हूँ वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। चाचा आ गया, मामू आ गया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, पैसे ख़त्म हो गए, बैटरी का चार्ज ख़त्म हो गया, लोड शेडिंग शुरू हो गई, हवा चल पड़ी, क्लास नहीं ले सके, मैंने उधर जाना था, दही लेने का टाइम था। बिल्कुल इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। ये कोई इशू नहीं भाई। मतलब अगर एक इंसान इतनी बड़ी हर्डल्स को क्रॉस कर सकता है, तो ये फैसला फिर आपने खुद करना है कि आप जिन चीज़ों को हर्डल समझ रहे हैं वो हर्डल हैं भी कि नहीं। बिल्कुल। और एक टाइम आएगा, सॉरी आपने आखिरी बात कही थी, मैंने एक दूसरी बात बीच में शुरू, एक टाइम आएगा मोहसिन की जिंदगी पर फिल्में बनेंगी, और बननी चाहिए। मतलब मोहसिन बेसिकली एक रे ऑफ होप है, एक उम्मीद की एक किरण है। मेरे हर साल बच्चे जो हैं वो पास होते हैं, एस्पायरेंट पास होते हैं। मैंने शायद ही कभी किसी का अपने किसी पेज पे जिक्र भी किया हो, कभी भी, लेकिन मोहसिन के साथ मेरा ख्याल है कि मेरा मुतअद्दिद प्रोग्राम और हो चुके हैं, और हर जगह मैं इसके साथ खुद जाना पसंद करता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसका सफ़र आम बच्चों के सफ़र से मुख्तलिफ है। बिल्कुल। मतलब ये एक अमली सबूत है इस चीज़ का कि अगर लगन सच्ची है, अगर दिल के बीच में अंदर अगर आग लगी हुई है, तो दुनिया की कोई ताकत,
कोई रुकावट, कोई हर्डल आपको रोक ही नहीं सकती अपनी मंजिल तक पहुंचने से। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपका भी हमारे शो पर आने का, और आसिम साहब आपका भी इतनी मसरूफियात में से टाइम निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप दोनों से दोबारा मुलाकात होगी और आपसे भी इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन उम्मीद है कि आपने आज के शो से बहुत कुछ सीखा होगा। मेरा ख्याल है जो एंड नोट आपको आसिम साहब और मोहसिन ने दिया है, दैट हैज़ टू बी समथिंग जो आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ला सके। एंड ऑन दैट नोट अपनी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका और हम सबका अल्लाह हम नासिर।